हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए इसमें हम लोग सामान्य हिंदी को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 99 से देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 से देखने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 इसमें हम लोग विलोम शब्द से क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग विलोम शब्द से क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दक्षिण का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो दक्षिण का विलोम क्या होता है? वाम होता है दोस्तों। दक्षिण का विलोम क्या होता है? वाम होता है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दक्षिण शब्द का विलोम वाम होता है, जबकि दाया का बाया होता है, पूरब का विलोम पश्चिम होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? क्वेश्चन नंबर 101 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रलय के ध्वंस दिया गया है। ये जो कि इसमें क्या है, सही नहीं है। प्रलय का ध्वंस दिया गया है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रलय ध्वंस वाला विलोम युग्म इसमें सही नहीं है। इसका सही युग्म प्रलय का क्या होता है? तो सृष्टि होता है। प्रलय का क्या होगा? सृष्टि होगा। इसमें प्रशंसा का निंदा दिया गया है, जो कि सही है। स्वकीय का परकीय दिया गया है, ये भी सही है। सज्जन का दुर्जन दिया गया है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि उन्मिलन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से क्या है। तो उन्मिलन शब्द का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 102 में। उन्मिलन का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, निमिलन होता है। उन्मिलन का विलोम क्या होता है? निमिलन होता है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उन्मिलन का विलोम निमिलन होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। तो किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 103 में 103 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? साधवा का निर्धवा दिया गया है, ये जो कि इसमें क्या है, सही नहीं है। साधवा का निर्धवा दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी वाला यही इसमें सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है साधवा का क्या होता है? विधवा होता है साधवा का विलोम। इसमें वरदान का विलोम अभिशाप होता है। साधवा का विलोम विधवा होता है। रुच का विलोम स्नग्ध होता है और समास का विलोम व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म इसमें नहीं है। तो सही विलोम युग्म इसमें कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 104 में तो इसमें आसक्ति का नास्तिक दिया गया है, ये जो कि क्या इसमें सही नहीं है। आसक्ति का नास्तिक दिया गया है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि झुकाव का विलोम क्या होता है? तनाव होता है। जटिल का विलोम सरल होता है। मिलन का विलोम वियोग होता है। इसमें आस्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 105 में। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द कौन सा है। तो मौन और संपन्न का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 106 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 106 का? तो मौन का मुखर होता है और संपन्न का विपन्न होता है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 107 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यष्टि का समिष्ट होता है। समिष्टि होता है व्यष्टि का समिष्टि। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वृष्टि का विलोम अनावृष्टि और दृष्टि का विलोम अदृष्टि। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म इसमें सही नहीं है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा विकल्प में है जो कि विलोम युग्म में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108 में
तो इसका राइट आंसर दोस्तों डावाडोल। डावाडोल इसमें अस्थिर दिया गया है, ये जो कि क्या है इसमें गलत है। डावाडोल अस्थिर दिया गया है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। जबकि औचक का विलोम अक्सर ये सही है। छिड़कना का विलोम पुचकारना ये भी सही है। गाफिल का विलोम खबरदार ये भी इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में डावाडोल अस्थिर ये जो कि विलोम युग में सही नहीं है। डावाडोल का विलोम क्या होता है? स्थिर होता है। डावाडोल का अस्थिर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? तो किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है क्वेश्चन नंबर 109 में? तो संधि का समास दिया गया है, ये क्या है इसमें सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा, यही इसमें सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। श्वास का विलोम निश्वास होता है। औदार्य का विलोम अनौदार्य होता है और उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है क्वेश्चन नंबर 110 में? तो इसका राइट आंसर होगा कीर्ति का उपकीर्ति दिया गया है, ये इसमें सही नहीं है। कीर्ति का उपकीर्ति दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसमें सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कीर्ति उपकीर्ति ये जो कि सही युग में नहीं है। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि अमृत शब्द का सही विलोम चुनिए। अमृत शब्द का सही विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 111 में। तो अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। अमृत का विलोम विष होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। अमृत शब्द का विलोम विष होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर है पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट चैप्टर है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं क्वेश्चन नंबर 112 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शिष्य, शशांक, सुधांशु, ये सभी क्या हैं? सही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। शिशु, शशांक, सुधांशु ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शिष्य, शशांक, सुधांशु ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची रजनीश, रकापति, राकेश, छपाकर, निशाकर, विधु, मयंक ये सभी क्या हैं? ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो विधाता। विधाता ये प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची नहीं है। विधाता ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। विधाता इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची विधाता नहीं है। इसमें प्रज्ञा तथा मनीषा का जो पर्यायवाची है बुद्धि, प्रतिभा, ज्ञान, मति, समझ, अक्ल, मति, मेधा, विवेक ये सभी क्या होंगे? प्रज्ञा तथा मनीषा का पर्यायवाची होंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है कि इनमें से अगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अगार शब्द का पर्यायवाची इसमें बताना है कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 114 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो धाम, घाम ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर दोस्तों। घाम इसका राइट आंसर होगा। अगार का पर्यायवाची घाम नहीं होगा। शेष सभी क्या थे? इसमें अगार के पर्यायवाची थे। अगार के अन्य पर्यायवाची इसमें घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन, अलय, निलय, मंदिर, आवास ये सभी क्या है? अगार के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ये कौन से विकल्प में है? क्वेश्चन नंबर 115 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो वृक्ष, दुर्म, विटप ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं या पेड़ के पर्यायवाची हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वृक्ष के अन्य पर्यायवाची कौन है? पेड़,
तरु, पादप, गाद, आगम, रुच्छ, ये सभी क्या हैं? वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो सागर का पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है क्वेश्चन नंबर 116 में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों निर्झर। निर्झर ये सागर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। अंबुधि, रत्नाकर, वारिस, सागर के पर्यायवाची शब्द है, जबकि निर्झर ये झरना का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौशल्य और चातुर्य का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 117 में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सुरसरिता। सुरसरिता ये जो कि क्या है? कौशल्य और चातुर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों, सुरसरिता। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौशल्य और चातुर्य का पर्यायवाची सुरसरिता नहीं है। सुरसरिता ये गंगा का पर्यायवाची है, जबकि पटुता, प्रवीणता, दक्षता, कौशल और चातुर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ये किस विकल्प में? क्वेश्चन नंबर 118 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वाजी, सैंधव, नेत्र, ये सभी क्या हैं? ये पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये सभी अलग अलग पर्यायवाची हैं। वाजी, सैंधव, नेत्र परस्पर पर्यायवाची नहीं है। वाजी और सैंधव घोड़ा तथा नेत्र घोड़ा का पर्यायवाची, नेत्र आंख का पर्यायवाची शब्द है। तो वाजी और सैंधव ये किसका है? तो ये घोड़ा का पर्यायवाची है। और नेत्र ये किसका पर्यायवाची है? तो आंख का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 119 में? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा जलधि अम्बुद दिया गया है। जलधि अम्बुद ये क्या है? गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। यही इसमें क्या है? गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है जलधि अम्बु पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। जलधि ये समुद्र का पर्यायवाची है, अम्बुद ये बादल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 120 है आडंबर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? आडंबर शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 120 के इसमें राइट आंसर दोस्तों दर्प। दर्प ये जो कि आडंबर का पर्यायवाची नहीं है, दर्प। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आडंबर का पर्यायवाची दर्प नहीं है। दर्प के पर्यायवाची शब्द अहंकार, अभिमान, घमंड इत्यादि हैं, जबकि ढोंग, पाखंड, ढकोसला आडंबर के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 121 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा निशीथ, मध्यरात्र, वासर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ये क्या है? अलग अलग पर्यायवाची हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि निशीथ, मध्यरात्र ये किसकी? रात का पर्यायवाची है, जबकि वासर ये दिन का पर्यायवाची है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। वाण के पर्यायवाची तीर, सर, विशीख, आशुग, सिलिमुख, नारच, ईसु ये क्या है? बाण के पर्यायवाची हैं। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? निशीथ, मध्यरात्र, यामिनी, त्रियम्मा, विभावरी ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। दिवस के पर्यायवाची क्या है? दिन, दिवा, वासर, प्रमाण, आहन ये सभी दिवस के पर्यायवाची शब्द हैं। पत्थर के पर्यायवाची अस्म, प्रस्तर, शिला ये पत्थर के पर्यायवाची है। और मोक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो कैवल्य, निर्माण, अपवर्ग, मुक्ति, सदगति ये सभी क्या हैं? मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है करदर्पण, पंचसर और पुष्प धनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? क्वेश्चन नंबर 122 के इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। किसके हैं? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिए गए शब्द करदर्पण, पंचसर और पुष्प धनवा ये सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं।
वंशीधर के पर्यायवाची गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर ये सभी वंशीधर के पर्यायवाची है। गौरी सूत के पर्यायवाची गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषक वाहन ये सभी गौरी सूत के पर्यायवाची शब्द हैं। यक्षराज के पर्यायवाची कुबेर, धनंद, धनपति ये सभी क्या हैं? यक्षराज के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 123 के इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों सरिता, तटनी, निमंगा, सरिता, तटनी, निमंगा ये सभी क्या हैं? ये सभी तरंगड़ी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सरिता, तटनी, निमंगा, कुलकुशा, नदी आदि जो कि ये तरंगड़ी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? क्वेश्चन नंबर 124 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव ये क्या है? ये पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची हैं? तो ये शिव के पर्यायवाची हैं। ये शिव के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ये सभी शिव के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 में सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 में तो दिनकर, दिनकर ये क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा दिनकर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिनकर जो कि ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य शब्द के अन्य पर्यायवाची इसमें मार्तंड, पतंग, रवि, अंशुमाली, भास्कर, आदित्य, तरड़ी, मारिची ये सभी क्या है? ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली शब्द के सही पर्यायवाची शब्द हैं? तो बिजली शब्द के सही पर्यायवाची कौन सा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 126 के इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत चंचला दामिनी ये क्या है? बिजली के पर्यायवाची है। विद्युत चंचला दामिनी ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। विद्युत चंचला दामिनी ये शब्द बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। बिजली के अन्य पर्यायवाची इसमें तड़ित, सौदामिनी, क्षरप्रभा, धनवली, कौधा, छिड़िका, इंद्रब्रज ये क्या है? ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर उसके बाद आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 127 के इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अनंत, कल, कर ये क्या है? ये अनेकार्थी हैं। फिर उसके बाद दल, गुरु, पतंग ये भी अनेकार्थी हैं। तो इसमें तीसरा और चौथा सही। तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। तीसरा चौथा इसमें क्या है? सही है। अनंत ये जो कि आकाश, अंतहीन, कल ये जो कि आने वाला, कल मशीन, कर यानी कि हाथ या टैक्स या किरण, और दल ये समूह या सेना, गुरु ये शिक्षक, श्रेष्ठ, भार, पतंग सूर्य, टिड्डी पक्षी ये सभी क्या हैं? अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर एक नेक्स्ट है इसमें युग्म शब्द। युग्म शब्द से क्वेश्चन दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 से युग्म शब्द में। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 128 में कि प्रसाद, प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रसाद, प्रासाद में आपको बताना है इसमें सही अर्थ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 128 का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा कृपा और महल। कृपा और महल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दिए हुए शब्दों में से युग्म शब्द सही अर्थ वाला विकल्प इसमें कृपा और महल होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 है। इसमें दिया गया है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129 में यहाँ पे शब्द दिया गया है और अर्थ भेद दिया गया है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ अवलंब, अविलंबन दिया गया है जो कि यहाँ सहारा,
विलंबन दिया गया है, ये क्या इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर का बी वाला यही इसमें क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों, यही इसमें क्या है सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अवलंब अवलंब अविलंब का सही अर्थ भेद का यथ सहारा और शीघ्र होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है, श्रुतिमस भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ क्या होगा। तो आकार और आगार का उचित अर्थ बताना है क्वेश्चन नंबर 130 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आकृति धाम। आकृति धाम ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, आकृति धाम इसका राइट आंसर होगा। आकार आगार का उचित अर्थ आकृति धाम होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। तो किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है, क्वेश्चन नंबर 131 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें दिया गया है, सही बताना है, अपरा का अपार दिया गया है, दूसरी जिसे पार न किया जा सके, ये जो कि क्या इसमें सही है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है, श्रुतिमस भिन्नार्थक युग्म का चरम चर्म का उचित अर्थ क्या होगा। तो चरम चर्म का उचित अर्थ बताना है क्वेश्चन नंबर 132 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतिम सीमा और चमड़ा। अंतिम सीमा और चमड़ा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, अंतिम सीमा और चमड़ा इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में जो कि चरम चर्म का उचित अर्थ अंतिम सीमा और चमड़ा होता है। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अवधि, अवधि मतलब समय होता है, अवधि मतलब का यथ भाषा भी होती है। अंबुज मतलब कमल होता है, अंबुधि मतलब क्या होता है सागर होता है, ये जो कि भिन्नार्थक शब्द हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 133 में। तो इसमें दिया गया है बलि 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 बलि, जो कि यहाँ पे बलवान और गाय दिया गया है, ये क्या है इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, यही इसमें सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शब्द इसमें बलि बलि दिया गया है, बलि का मतलब होता है वीर और बलि का मतलब होता है बलिदान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है, क्वेश्चन नंबर 134 में कहा जा रहा है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। आपको बताना इसमें से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 134 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभिराम अविराम अभिराम अविराम, जो कि ये स्थिर लगातार दिया गया है, ये क्या इसमें सही नहीं है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अभिराम अविराम बराबर यहाँ पे स्थिर और लगातार दिया गया है, जो कि सही नहीं है। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अविराम का अर्थ होता है लगातार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है कि श्रुतिमस भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या होगा। तो लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ बताना है क्वेश्चन नंबर 135 में। 135 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे उद्देश्य और लाख गिनती दिया गया है, जो कि क्या है सही है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, उद्देश्य और लाख गिनती दिया गया है, ये सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है, 136 अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है,
श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म, इसमें लक्ष्य और लक्ष्य उचित अर्थ क्या होता है, तो उद्देश्य होता है, और लाख यानी कि गिनती होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सही अर्थ भेद नहीं है क्वेश्चन नंबर 136 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो थाती थाती दिया गया है, धरोहर और स्थिरता दिया गया है, ये क्या है इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है गलत है। ये देख सकते हैं आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म, इसमें थाती थती का सही अर्थ धरोहर स्थिरता नहीं है, बल्कि इसका सही अर्थ भेद क्या होगा, स्थिरता धरोहर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म देव दैव का उचित अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 137 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों भूदेव और भाग्य दिया गया है, भूदेव और भाग्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म, इसमें देव दैव का उचित अर्थ भूदेव भाग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म परिणाम परिमाण का उचित अर्थ क्या होगा, तो परिणाम और परिमाण का उचित अर्थ बताना है क्वेश्चन नंबर 138 में। तो इसका राइट आंसर होगा परिणाम का अर्थ होता है अंत और परिमाण का अर्थ होता है माप। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म परिणाम परिमाण का उचित अर्थ अंत और माप सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले दो शब्दों का युग्म श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म इसमें कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है कि भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है। तो भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है, क्वेश्चन नंबर 139 किसमें राइट आंसर क्या होगा, तो महल और जगत, ये जो कि क्या है सही है, महल और जगत। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, महल और जगत इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भवन का अर्थ महल होता है जबकि भुवन का अर्थ जगत होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आइए देखते हैं, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 140 है अंकेक्षक अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्य क्या होगा। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्य बताना है क्वेश्चन नंबर 140 में। तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द समर्थक नहीं है। तो समर्थक नहीं है क्वेश्चन नंबर 141 किसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि आकाश में घूमने वाला आकाश वृत्ति, ये जो कि क्या है इसमें सही नहीं है। आकाश में घूमने वाला आकाश वृत्ति दिया गया है, ये क्या इसमें गलत है। आकाश में घूमने वाले को क्या कहते हैं, तो नभचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसमें राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है इसके कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन में वाक्यांश और एक शब्द दिए गए हैं। बुरे मार्ग पर चलने वाला को कुमार्गी कहा जाता है, छुटकारा दिलाने वाला को त्राता कहा जाता है, आकाश में घूमने वाला को नभचर कहा जाता है, जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाता है, अनिश्चित जीविका या प्रवृत्ति वाला आकाश वृत्ति कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 142 है गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो गुप्तचर के लिए बताना है कौन सा वाक्यांश सही है क्वेश्चन नंबर 142 में।
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो छिप कर दोह लेने वाला, छिप कर दोह लेने वाला, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। छिप कर टोह लेने वाले को क्या कहते हैं? गुप्तचर कहते हैं। गुप्तचर शब्द के लिए सही वाक्यांश छिप कर टोह लेने वाले के लिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 143 है, किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 143 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कृतघ्न। कृतघ्न ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। कृतघ्न इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें कृतघ्न होगा। फिर उसके बाद आता है कि किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द समर्थक नहीं है? तो सार्थक नहीं है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 144 किसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें दिया गया है कि जल में जन्म जमने वाला, तो जल जल कहते हैं, जल जल कहते हैं, जल में जमने वाला। और जहां केवल रेत ही रेत हो उसे मरुस्थल कहते हैं। अनुचित बात करने के लिए आग्रह को दुराग्रह कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है? राइट आंसर होगा। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है? सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जल में जन्मने वाला को जलज कहते हैं। जहां केवल रेत ही रेत हो उसे मरुस्थल कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है कि जहां जाया न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जहां जाया न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 145 इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो आगम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 146 है, जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा असाध्य। असाध्य ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। असाध्य इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो उसे असहाय कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। जिसका उपचार या हल ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जो सहन करने योग्य ना हो उसे असहाय कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147 है कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश बताना है क्वेश्चन नंबर 147 में। तो जिसे जाना न जा सके, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जिसे देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसे सुना ना जा सके उसे अश्रव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द समानार्थक हैं? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द समानार्थक हैं? क्वेश्चन नंबर 148 किसमें राइट आंसर क्या होगा? तो जो बिना वेतन काम करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। जो बिना वेतन काम करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि व्याकरण जानने वाला व्याकरण कहलाता है। क्षण में नष्ट होने वाले को नश्वर कहते हैं। जिसमें सबकी सम्मति हो उसे सर्वसम्मति कहते हैं। जो बिना वेतन का काम करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रत्युत्पन्नमति के लिए आपको बताना है इसमें सही
वाक्यांश कौन सा है क्वेश्चन नंबर 149 में? तो इसका राइट आंसर होगा जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो फिर से उत्पन्न हुआ हो उसे द्विजत कहते हैं। उत्तर न देने की क्षमता वाला को अनुत्तरित कहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें सही नहीं है? तो कौन सा इसमें शब्द सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 150 में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पूर्णिमा की रात को कहते हैं कुहू। कुहू ये जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसमें क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसमें क्या है, सही नहीं है। पूर्णमासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णमासी कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पूर्णिमा की रात कुहू वाक्यांश के लिए युग्म इसमें असंगत है। पूर्णमासी जो कि पूर्णिमा की रात को कहा जाता है, कुहू अमावस्या की रात को कहा जाता है जिसमें चंद्रमा भी न दिखाई देता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 151 है कि जिसका वर्णन न किया जा सके इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 151 का? तो इसका राइट आंसर होगा अवर्णनीय। अवर्णनीय ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। अवर्णनीय इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है संधि। नेक्स्ट चैप्टर है संधि। तो चलिए हम लोग देखते हैं संधि से क्वेश्चन। संधि क्वेश्चन नंबर 152 में दिया गया है कि नगधांग शब्द संधि विग्रह है। तो नगधागम शब्द संधि विग्रह है, ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 152 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों नदी प्लस आगम। नदी प्लस आगम का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर दोस्तों, नदी प्लस आगम इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि नगधागम संधि विग्रह इसमें नदी प्लस आगम होगा। इसमें कौन सी संधि है? तो यण संधि है। इसमें यण संधि का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि भेद नहीं है? तो कौन से स्वर संधि का भेद नहीं है क्वेश्चन नंबर 153 में? तो इसका राइट आंसर होगा हल संधि। हल संधि ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। हल संधि इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वर संधि के भेद हैं। इसमें मूल रूप से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा अयाज संधि, चौथा वृद्ध संधि और पांचवा यड़ संधि। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 154 है कि अभिष्ट का सही संधि विग्रह कौन सा है? अभिष्ट का सही संधि विग्रह बताना है क्वेश्चन नंबर 154 में। तो अभिधन इष्ट। अभिधन इष्ट ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। अभिधन इष्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अभिष्ट का सही संधि विग्रह है अभिधन इष्ट। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यदि अ आ इ उ ऊ के बाद वे हास्व या दीर्घ स्वर आते हैं तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ यानी कि बड़ा आ बड़ी ई तथा बड़ा ऊ हो जाता है। इस मेल से बनने वाली संधि दीर्घ संधि या स्वर संधि कहलाती है। जैसे माही प्लस इंद्र बराबर क्या होगा? महेंद्र। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 155 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है क्वेश्चन नंबर 155 में। तो इसका राइट आंसर होगा अनादि। अनादि ये जो कि स्वर संधि का भेद नहीं है, अनादि। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि अनादि ये जो कि स्वर संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 156 है कि महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप क्या होगा। महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप बताना है क्वेश्चन नंबर 156 में। तो महोजस्वी, महोजस्वी ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, महोजस्वी इसका राइट आंसर होगा। महाधन ओजस्वी का संधि रूप महोजस्वी होगा। इसमें वृद्ध स्वर संधि है, वृद्ध स्वर संधि है। यदि आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों स्थान में ऐ और औ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। जैसे परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी, महाधन, औसद, महोसद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 157 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो संधि विच्छेद इसमें से कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 157 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्वरी का मधु धन अरि दिया गया है, ये क्या इसमें सही है। मध्वरी का क्या दिया गया है, मधु धन अरि दिया गया है, ये इसमें सही है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संधि विच्छेदों में से मध्वरी यानी कि मधुधन अरि का संधि विच्छेद सही है। इसमें यड़ स्वर संधि है। यदि इ, ई, उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई यानी कि छोटा ई और बड़ा ई का य हो जाता है, छोटा उ बड़ा उ का व हो जाता है और ऋषि का र हो जाता है। जैसे माधवलय मधुधन अलय होता है, अतिम्युस ये जो कि अतिधन उसमें होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 158 है कि जब प्रथम वर्ड व्यंजन और दूसरा वर्ड स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी, तो उनके मध्य की संधि क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 158 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, व्यंजन संधि इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जब प्रथम वर्ड व्यंजन और दूसरा वर्ड स्वर हो तो उनके मध्य की संधि व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि के उदाहरण इसमें है उल्लास, उत धन लास दिया गया है, जगन्नाथ, जगत धन नाथ दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 159 है कि उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद का चयन करना है, उर्मिलेश का। क्वेश्चन नंबर 159 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो उर्मिलेश का इसमें उर्मिला धन ईस होता है। क्या होता है, उर्मिला धन ईस होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, उर्मिला धन ईस इसका राइट आंसर होगा। उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद उर्मिला धन ईस होगा। यह जो कि गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि है। गुण संधि किसे कहते हैं, यदि अ या आ यानी कि छोटा अ और बड़ा आ के बाद ई या ई यानी कि छोटा ई और बड़ा ई और छोटा उ या बड़ा उ और ऋषि आए तो दोनों मिल करके क्रमशः ए और औ अर हो जाते हैं। जैसे इसमें देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, चंद्रधन उदय बराबर चंद्रयोदय, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। क्वेश्चन नंबर 160 है कि निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म इसमें गलत है, संधि का कौन सा युग्म इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 160 में तो इसमें श्रद्धानंद श्रद्धा धन आनंद दिया गया है, ये क्या इसमें गलत है। श्रद्धानंद में श्रद्धा धन आनंद दिया गया है, ये इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है पेट में। इसमें दिया गया है कि श्रद्धानंद श्रद्धा धन आनंद, ये जो कि संधि गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, श्रद्धा धन आनंद होगा। श्रद्ध दिया गया है, यहाँ पे श्रद्ध दिया गया है, इसलिए यहाँ पे श्रद्धा धन आनंद होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 161 है कि पितृ धन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। पितृ धन इच्छा की योग से बताना है कौन सा शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 161 में तो इसमें पितृच्छा बनेगा, पितृच्छा बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका
डी वाला राइट आंसर होगा। पितृच्छा इसका राइट आंसर होगा। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पितृ धन इच्छा के योग्य से पितृच्छा शब्द बनेगा। यहाँ यड़ संधि है। ई उ और ऋषि के बाद किसी भिन्न स्वर के आने पर यड़ संधि के नियम में ई का य और उ का व और ऋषि का र हो जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 162 है कि नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है। तो कौन से विकल्प में अशुद्ध है क्वेश्चन नंबर 162 में? वनोत्सव दिया गया है, जो कि यहाँ दीर्घ संधि दिया गया है। वनोत्सव में दीर्घ संधि दिया गया है। ये क्या है इसमें अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसमें क्या है अशुद्ध है। यहाँ पे वृद्ध संधि होगा। सॉरी, इसमें गुण संधि होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें गुण संधि होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वनोत्सव जो कि दीर्घ संधि दिया गया था, इसमें गलत है क्योंकि यहाँ पे गुण संधि होगा। वन धन उत्सव बराबर क्या होता है, आ धन उ को मिला करके ओ बनता है, यानी कि वृद्ध संधि हो गया। सदैव में वृद्ध संधि होता है, सदा धन एव होता है। दिगंबर में व्यंजन संधि होती है, दिक धन अंबर होता है। महावर्ण में दीर्घ संधि होती है, महाधन आवर्ण होता है। वनोत्सव में गुण संधि होती है, वन धन उत्सव होता है। और वन उत्सव में वनोत्सव होता है, इसमें अधन उ को मिला करके औ बनता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 163 है, न्यून का कौन सा संधि रूप शुद्ध है। न्यून का संधि रूप बताना इसमें से कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 163 में। तो इसका राइट आंसर होगा निधन ऊन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 के एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि न्यून का शुद्ध संधि रूप निधन ऊन है। इसमें यड़ संधि है। यड़ संधि किसे कहते हैं, जब छोटी ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसे छोटी ई बड़ी ई का यह हो जाता है और छोटा ऊ बड़ा ऊ का वह हो जाता है और ऋषि का र में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को यड़ संधि कहते हैं। जैसे अधिधन आय बराबर अध्याय, अनुधन एसड़ बराबर अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 164 है कि वेद धन अंत का सही संधि है। वेद धन अंत का सही संधि क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा वेदांत। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। वेदांत इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वेद धन अंत की सही संधि वेदांत है, जिसमें दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, हास्व या दीर्घ स्वर आ छोटा आ बड़ा छोटा आ छोटी ई और छोटा ऊ के बाद हास्व या दीर्घ यानी कि आ ई उ आए तो दोनों मिल करके दीर्घ संधि यानी कि बड़ा आ बड़ा ई और बड़ा उ हो जाते हैं। इस परिवर्तन को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसका सूत्र अकह सवर्णे दीर्घ होता है। जैसे विद्या धन आर्थी बराबर विद्यार्थी, धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है समास। आइए हम लोग देखते हैं समास से क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर है समास। इसमें क्वेश्चन नंबर 165 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है। आपको बताना इसमें से कौन सा सामासिक युग्म सही है क्वेश्चन नंबर 165 में। तो इसका राइट आंसर होगा कर्महीन, जो कि ये तत्पुरुष समास है। कर्महीन तत्पुरुष समास है, ये इसमें सही युग्म है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कर्महीन का विग्रह कर्म से हीन होगा तथा इसमें तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में द्वितीय या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में द्वितीय से सप्तमी तक विभक्ति का लोप होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति का सही विग्रह बताना है क्वेश्चन नंबर 166 में। तो शक्ति के अनुसार ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। शक्ति के अनुसार इसका राइट आंसर होगा। यथाशक्ति का सही विग्रह इसमें शक्ति के अनुसार होगा। इसमें अव्ययी भाव समास है।
जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है तथा अव्यय की भांति प्रयोग होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा रुचि, आमरण, भरपेट, आजीवन, ये सभी क्या हैं? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 167 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है। तो कौन सा समास नाम सही है क्वेश्चन नंबर 167 में? इसका राइट आंसर क्या होगा? सरलागत तत्पुरुष समास। सरलागत तत्पुरुष समास, ये जो कि क्या इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शरणागत तत्पुरुष समास है। शरणागत का समास विग्रह शरण में आया हुआ, इसमें में चिन्ह का लोप हुआ है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है तथा सामासिक पद में विभिन्न लोप का हो जाता है। जैसे नरोत्तम, नरों में उत्तम, शोकाकुल, शोक से आकुल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 168 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है। कौन सा इसमें समास का प्रकार नहीं है क्वेश्चन नंबर 168 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्णकुटी द्वंद्व समास दिया गया है। ये जो कि क्या है इसमें गलत है। पर्णकुटी द्वंद्व समास दिया गया है, ये इसमें क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पर्णकुटी जो कि द्वंद्व समास नहीं है, पर्णकुटी ये क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जो कि 6 कारक में विभक्त है। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पर्णकुटी में पत्तों की कुटिया, राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये क्या है? ये सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है कि किस युग में अशुद्ध है। तो कौन से युग में इसमें अशुद्ध है क्वेश्चन नंबर 169 में? तो प्रतिवर्ष कर्मधारय समास दिया गया है, ये गलत है। प्रतिवर्ष कर्मधारय समास दिया गया है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। यही इसमें क्या है? अशुद्ध है। प्रतिवर्ष कर्मधारय समास युग में इसमें गलत है। प्रतिवर्ष ये जो कि अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है तथा उसका अर्थ प्रधान होता है। जैसे प्रतिवर्ष, हर वर्ष, अजन्म यानी कि जन्म से, बेकाम यानी कि बिना काम के, बेलगाम यानी कि बिना लगाम के आदि होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 170 है कि गुण दोष किस समास का उदाहरण है। तो गुण दोष ये किस समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 170 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये द्वंद्व समास का है। किसका है? द्वंद्व समास का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। द्वंद्व समास इसका राइट आंसर होगा। गुण दोष जो कि द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिन सामासिक शब्दों के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, एवं आदि का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे भाई बहन, पाप पुड़ी, माता पिता। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है वाक्य रचना। वाक्य रचना ये जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 171 दिया गया है वाक्य रचना में कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्रित वाक्य का इसमें उदाहरण कौन सा है क्वेश्चन नंबर 171 में? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, ये जो कि क्या है? मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिलते हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है कि प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, इसमें कौन सा वाक्य होगा क्वेश्चन नंबर 172 में? इसमें संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा? संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। दिया गया वाक्य प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जैसे जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों के मेल संयोजन अव्ययों के द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्रता सत्ता बनाए रखता है
वह दूसरों पर आश्रित नहीं होता है। केवल संयोजन अव्यय उन स्वतंत्र व्यक्तियों वाक्यों को मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 173 है कि नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, वाक्यांश संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 173 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो 173 का इसमें राइट आंसर होगा नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, वाक्य का संश्लेषण करने पर निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा इसमें? कि नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। क्वेश्चन नंबर 174 है कि निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण कौन सा है? मिश्रित वाक्य का उदाहरण बताना है क्वेश्चन नंबर 174 में। तो यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। यह मिश्रित वाक्य है। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य में एक सरल वाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित वाक्य उपवाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 175 है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यह वाक्य क्या है? तो कौन सा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 175 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? यह है संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। संयुक्त वाक्य है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य अवयव द्वारा संयुक्त होता है। जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। इसमें कुछ नोट महत्वपूर्ण दिए गए हैं कि यहाँ याद रखने की बात यह है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्रता सत्ता बनाए रखता है। वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। केवल संयोजन अवयव उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है कि श्यामलाल जो गाधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 176 का इसमें राइट आंसर दोस्तों ये मिश्रित वाक्य है। कौन सा? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। श्यामलाल जो गाधी गली में रहता है वह मेरा मित्र है, इसमें मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग या वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए की जाती है। जो जितना उतना यद्यपि तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 177 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? तो कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है क्वेश्चन नंबर 177 में? तो मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः इसमें की, जो, जहां, जिसने, जो, ही, जैसे, वैसे, क्योंकि, आदि, तो, आदि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। क्वेश्चन नंबर 178 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताना है क्वेश्चन नंबर 178 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शाम हुई और गाय घर लौट आई। शाम हुई और गाय घर लौट आई, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। दिया गया वाक्य
शाम हुई और गाय घर लौट आई, ये संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल या संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्रता सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। केवल संयोजन अवयव उन स्वतंत्रताओं वाक्यों को मिलाते हैं, जैसे मैं आया और वह गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 179 है कि विद्यालय की शोभा बढ़ा सकती है, विद्यालय की शोभा बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो विद्यालय की शोभा बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, तो ये किस वाक्य का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मिश्र वाक्य इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। मिश्र वाक्य का उदाहरण है जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय जो वाक्य बनाता है उसे मुख्य उपवाक्य और दूसरे वाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः की, जो, सब, जब, जहां, जिसने, जो ही, जैसे, वैसे आदि हो, तो ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने देखा कि बाजार में चहल पहल थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 180 है कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 180 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र होते हुए किसी योजक यानी कि और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संयुक्त वाक्य की पहचान में एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक यानी और अथवा किंतु आदि से जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है रस। चैप्टर नेक्स्ट है रस।